चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ओके, हम इससे पहले एक टॉपिक पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, न्यूट्रिशन। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में हमने न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ लिया है। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में आपके 4 टॉपिक हैं टोटल। एक था आपका न्यूट्रिशन जो हम खत्म कर चुके हैं। आज हम रेस्पिरेशन खत्म कर लेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन आपको करना रहेगा। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी आपके टॉपिक सारी चीजें कवर करा दूंगी और जितने भी तरह के क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगी। ओके, तो आप लोग को अगर ये पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप सेव रखो। हर दिन आपको वीडियोस मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट में आपको हर दिन वीडियोस मिल जाएंगे कम्प्लीमेंट्री एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, सॉरी सप्लीमेंट्री एग्जाम प्रिपरेशन या कंपार्टमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरा है तब भी आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से रेस्पिरेशन होते हैं? एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनएरोबिक। ठीक है, 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया, मैं उसे इरेज कर देती हूँ। जस्ट अ मिनट। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट हो तब कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एरोबिक। और एनारोबिक होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कौन सा रेस्पिरेशन होता है आपका? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, राइट? एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब रेस्पिरेशन का असल मतलब क्या है इसको समझते हैं। रेस्पिरेशन मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सांस लेना सांस छोड़ना, नहीं नहीं नहीं। सांस लेना सांस छोड़ना उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, ब्रीदिंग मतलब होता है इनहेलेशन, मतलब सांस लेना प्लस एक्सहेलेशन, मतलब सांस छोड़ना। सांस लेना और सांस छोड़ना ब्रीदिंग होता है, ना कि रेस्पिरेशन। देन व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के अंदर ही ब्रीदिंग आती है। ब्रीदिंग एक स्टेप होती है रेस्पिरेशन की। अगर मैं सेलुलर रेस्पिरेशन को कंप्लीटली डिफाइन करूं, यानी कि एक सेल में होने वाला रेस्पिरेशन, तो होता क्या है? रेस्पिरेशन, ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने सेल के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करता है ताकि उसे एनर्जी मिल सके, तो उस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। याद करो, मैंने आपको कल बताया था कि हर एक सेल को फूड और ऑक्सीजन 2 चीजों की जरूरत होती है ताकि वो एनर्जी बना सके, अपना काम कर सके, राइट? तो सेलुलर जो रेस्पिरेशन है उसे भी 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी? पहला तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, प्लस किसकी जरूरत पड़ेगी? फूड की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन और फूड की जरूरत पड़ेगी, राइट? ऑक्सीजन भी चाहिए, फूड भी चाहिए, ये 2 चीज चाहिए होगा और तब जाके क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं या फिर आपके क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, तो उनके लिए ऑक्सीजन नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? फूड। ओके, तो मैं आपके रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिख देती हूँ। ब्रेकडाउन ऑफ फूड में जनरली हम ग्लूकोज लेते हैं, तो ग्लूकोज मैं लिख रही हूँ, ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। अगर आपसे एरोबिक रेस्पिरेशन पूछे तो आप कहोगे कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आपसे एनारोबिक पूछे तो आप यही चीज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल दोगे। ये सिंपल सी डेफिनेशन आपके रेस्पिरेशन की हो जाती है। इसका थोड़ा सा हम रिएक्शन देख लेते हैं। हालांकि रिएक्शन आपसे पूछी नहीं जाती है, पर रिएक्शन देखने पे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको बताती हूँ, मैं इस चीज को डिलीट कर दूं। यस, देखो, मैं बात कर रही हूँ कि रिएक्शन की, उसमें होता क्या है? ग्लूकोज लेते हैं हम, C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम तोड़ देते हैं। तोड़ के क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस आपकी एनर्जी रिलीज होती है।
ठीक है, ऐसा किस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, सिर्फ और सिर्फ एरोबिक में। एनारोबिक में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो ये कैसा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक किस में होता है, ह्यूमन बींग्स में, कुत्ते बिल्ली जितने भी बड़े बड़े जानवर आप देख रहे हो, जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, उनमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगे तो हमारी मसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पर फिर भी हमें एनर्जी की जरूरत है क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी मसल्स करती है। ट्रेन आ गई, मेरा घर इस स्टेशन के पास है और ट्रेन आती जाती रहती है, तो थोड़ा बहुत ये चीजें आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ओके, मेरे पास साउंड प्रूफ वॉल्स वगैरह वाला सिस्टम नहीं है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ट्रेन आती रहती है, मेरा घर इसी के पास है, क्या कर सकते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन की। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लगेगा, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं लगेगा। एनारोबिक जनरली किस में होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है, सभी बैक्टीरिया में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में होता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बकरी सब में, ह्यूमन बींग्स में भी। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमें उतना नहीं मिल पा रहा जितनी जरूरत है, तो उस कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। ठीक है, तो एक कंडीशन हो सकती है हमारे अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन की कमी में क्या हो सकता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है किसमें, ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा जरा सुनना, ये ग्लूकोज जो C6H12O6 है, ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगा, तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा लैक्टिक एसिड, सॉरी हाँ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और प्लस क्या रिलीज करेगा, कुछ अमाउंट में एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन से आपको 38 एटीपी की एनर्जी मिलती है, जबकि एनारोबिक से सिर्फ 2 एटीपी मिलता है, सिर्फ 2 एटीपी, बहुत कम है, लेकिन फिर भी काम चलाना है तो इतना ही सही है ना। तो आपकी ये मसल्स में होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये कब होगा, इन मसल्स, इन मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। आपने हैवी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी आपकी आदत नहीं थी, आपकी बॉडी को उतना ऑक्सीजन लेने की अभी आदत नहीं थी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा और लैक्टिक एसिड बन जाएगा। यही लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है मसल्स में, तो मसल्स बेहद दर्द करती हैं एक्सरसाइज के बाद, इसी की वजह से दर्द करती हैं। ठीक है, तो ये आपका था पहला टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आपका क्या बना, लैक्टिक एसिड। तो इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम होता है फर्मेंटेशन, इसलिए इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, ओके, इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरी बात हम कर लेते हैं, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा किस में होगा, ईस्ट में होगा और कुछ बैक्टीरिया में होगा। ओके, इस ये भी क्या है, आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक, लेकिन इसमें अल्कोहल बनेगा तो इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है जरा देख लेते हैं। इसमें भी हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, ग्लूकोज से शुरुआत करेंगे, C6H12O6। इसमें भी ऑक्सीजन नहीं होगा और बनेगा क्या, इथेनॉल। इथेनॉल नाम का अल्कोहल बनता है, प्लस आपके CO2 रिलीज होती है, प्लस H2O रिलीज होता है। लैक्टिक एसिड वाले में CO2 नहीं निकली थी, यहाँ पे CO2 निकलेगी, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे CO2 निकलेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। H2O नहीं, सॉरी, यहाँ पे एनर्जी रहेगा, एनर्जी। ओके, तो इतनी बातें हैं आपकी रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में क्या होगा, ग्लूकोज टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी में। एनारोबिक में दो कंडीशन आती है, एक तो या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन आपकी मसल्स में होती है, उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा। ये कुछ बैक्टीरिया में हो सकता है और आपकी मसल्स में हो सकता है लैक्टिक एसिड बनना। आपको मालूम है लैक्टोबैसिलस हम नाम यूज करते हैं दही बनाने के लिए, एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, वो भी यही वाली रेस्पिरेशन करता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही दूसरा नाम फर्मेंटेशन है।
दूसरे तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन है आपका, जिसमें क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ओके, इसमें भी 2 एटीपी ही एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो इतनी बात हो गई आपकी रेस्पिरेशन में। एक और बात जरा ध्यान से सुनना, मैं इसको मिटा देती हूँ, तब तक आप नोट डाउन कर लेना। अगर आप नोट नहीं कर पाते हो तो हमेशा वीडियो रिवर्स करके नोट कर सकते हो। ओके, चलो देखो, होता क्या है, ये जो ग्लूकोज टूट रहा है ना, ये जो ग्लूकोज टूट रहा है, ये पहले टूटता है आपके पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड के बाद ये डिसाइड होता है कि ये आपका फर्मेंटेशन करेगा या तो नॉर्मल CO2 बनाएगा। अगर ऑक्सीजन इसको मिल गया तो क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, तो ऑक्सीजन मिल गया था तो एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन का ही दूसरा नाम होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। तो एक बात जरा ध्यान से सुनो, इस वाली स्टेप को, इस वाले स्टेप को क्या हम कह सकते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए कॉमन स्टेप है? यस, क्योंकि दोनों में ये काम हो रहा है। ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में टूटता है और पायरुविक एसिड से अगर ऑक्सीजन मिला तो एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर नहीं मिला तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये वाली जो स्टेप है, इस स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। और ये स्टेप क्या है, कॉमन है आपके एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। आपसे पूछा जाता है ये स्टेप होती कहाँ है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। और फर्मेंटेशन कहाँ होता है, ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद करनी है रेस्पिरेशन में। यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन टॉपिक खत्म होता है, पर छोटा सा एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, चलो उसको देख लेते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आपको यही मेन पॉइंट था इस पूरे रेस्पिरेशन टॉपिक का, कि आपको ये ध्यान रखना है कि एक आपकी कॉमन स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनारोबिक साइटोप्लाज्म में होता है। और जो मैंने रिएक्शन बनाए उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इस पूरे को हटा देती हूँ। देखो, आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम। किसका नाम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब तक आपको इतना पता चल गया होगा कि ब्रीदिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना, सांस छोड़ना, लेकिन रेस्पिरेशन में वो कंप्लीट प्रोसेस आती है जो फूड का ब्रेकडाउन करवा के एनर्जी निकाल दे। ठीक है, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का मैंने डेफिनेशन बताया था, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। लेकिन अगर मैं पूरे रेस्पिरेशन का एग्जांपल बताऊं, सिर्फ सेलुलर नहीं, पूरा रेस्पिरेशन का आपको फुल फॉर्म डेफिनेशन बताऊं, तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेना। ठीक है, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। सांस लेने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट टू टिश्यू, टिश्यूज तक क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। और फिर उस टिश्यूज की सेल क्या करेंगी, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगी और क्या करेंगी, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसकी डेफिनेशन मैंने अभी अभी आपको बताई थी। और फिर चौथे स्टेप में क्या होगा, रेस्पिरेशन के बाद CO2 बना था, आपने देखा था, तो CO2 ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाएंगे, लंग्स तक, ट्रांसपोर्ट टू लंग्स। और फिर क्या करेंगे, लंग्स से उसे बाहर निकाल देंगे और वापस से कौन सी स्टेप हम अपनाएंगे, ब्रीदिंग वाली स्टेप। CO2 को बाहर निकालने के ब्रीदिंग करेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। ओके, ये वाली ब्रीदिंग में हम क्या कर रहे थे, इनहेलेशन। ये कंप्लीट स्टेप होती है रेस्पिरेशन की, यानी ब्रीदिंग इज अ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, और सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना, इस रेस्पिरेशन को करवाने के लिए आपकी बॉडी में एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेनली वो ब्रीदिंग करवाने के लिए है, सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए है। तो चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में बना करके समझ लेते हैं हम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है। रेस्पिरेशन एक पूरी प्रोसेस है जिसमें से एक स्टेप है आपका ब्रीदिंग।
ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और रेस्पिरेशन मतलब होता है ब्रीदिंग प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस एनर्जी निकालना। ये सारी चीज मिला करके ब्रीदिंग कहलाती है। ओके, सॉरी, रेस्पिरेशन कहलाती है। ओके, चलो मैं रेस करती हूँ इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, डन। देखो यहाँ पे अब हम क्या देखने जा रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लेना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने इससे पहले भी हेडिंग डलवाई थी लेकिन फिर मैं भूल गई इसको बताना, बीच में मैंने रेस्पिरेशन बता दिया, कोई बात नहीं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा, मेरे साथ साथ आप बता सकते हो। ये हमारा प्यारा सा आदमी है, ठीक है। इस आदमी की ये बॉडी शॉडी हम बना रहे हैं, पतला दुबला सा इंसान है और ऐसे करके इसकी कुछ बॉडी होगी। उसकी बॉडी के बीचों बीच यहाँ पे एक मसल्स पाई जाती है बेटा, जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। इसे हम कहते हैं डायाफ्राम, बॉडी के बीचों बीच पाई जाती है इस ऐसे करके, उसे हम डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है। अब इसके डायाफ्राम के जस्ट ऊपर क्या होता है, यहाँ पे लंग्स होती हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे लंग्स होती हैं, ठीक है। और आपकी यहाँ पे क्या है, नोज का होल है जिसे हम कहते हैं नॉस्ट्रिल। जो नाक का छेद है ना उसे नॉस्ट्रिल कहते हैं। और उसके बाद अंदर जो चैम्बर है उसे हम कहते हैं नाजल चैम्बर। नाजल चैम्बर, ओके। अंदर की तरफ जो चैम्बर होगा उसे हम कहेंगे नाजल चैम्बर। फिर याद करो, मैंने कल बताया था फेरिंग्स के बारे में। यहाँ पे एक कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स, यहीं से एयर और फूड दोनों पास आउट होते हैं। फूड जाएगा फूड पाइप में, एयर जाएगा विंड पाइप में, ओके। तो एयर कहाँ जाएगा, विंड पाइप में जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, विंड पाइप कहेंगे। और विंड पाइप का दूसरा नाम होता है ग्लॉटिस, और इसी का दूसरा नाम होता है ट्रेकिया, ठीक है। विंड पाइप, ग्लॉटिस या ट्रेकिया होता है इसका नाम। ये जो ग्लॉटिस होती है इसके जस्ट ऊपर एक कवर होता है, एक यहाँ पे क्या होता है, छोटा सा कवर होता है, उस कवर को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये कवर क्यों है यहाँ पे, ताकि देखो फेरिंग्स तो कॉमन पैसेज है, वहां से खाना विंड पाइप में भी जा सकता था, फूड पाइप में भी जा सकता था। तो जैसे ही हम खाना निगलते हैं तो ये ग्लॉटिस विंड पाइप को कवर कर देता है कि खाने को कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, गलत में जाओ, ठीक है। इस तरह से वो करता है। तो एपिग्लॉटिस एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके विंड पाइप को कवर करता है जब आप खाने को निगलते हो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे एक आपका स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स, जिसकी वजह से आप बोल पाते हो। मैं बोल पा रही हूँ ना, तो लैरिंग्स की वजह से। लैरिंग्स का नाम होता है साउंड बॉक्स। लैरिंग्स का नाम होता है साउंड बॉक्स, ओके। आपको इतनी बातें याद रखनी है। प्लस ट्रेकिया क्या होगा, ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इस दो पार्ट को हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई क्या होते हैं, धीरे धीरे डिवाइड होते 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 लास्ट में क्या होते हैं, छोटे छोटे से एयर सैक बनाते हैं। छोटे छोटे से ऐसे क्या बनाते हैं, एयर सैक। इसको हम एल्व्यूलाई कहते हैं। और यहीं पे क्या होता है, गैस एक्सचेंज होती है। गैसियस एक्सचेंज यहीं पे होता है। जो आप हम कह रहे हैं ना कि CO2 बाहर निकालेंगे, O2 अंदर लेंगे, तो ये यहीं पे होगा, ठीक है। प्लांट में CO2 O2 एक्सचेंज कैसे होता है, स्टोमेटा से, मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट भी रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, और ह्यूमन भी ऐसा ही करते हैं। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेना होता है, ऑक्सीजन देना होता है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन अलग अलग चीजें हैं। तो रेस्पिरेशन में आप एक ही बात ध्यान रखोगे, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी जीव हो, ऑक्सीजन बाहर से लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देंगे, ओके। यहाँ पे आपका पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इतनी बातें हैं आपकी रेस्पिरेशन में। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ट्रेकिया के ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। ट्रेकिया हैव C shape cartilaginous rings, लेजिनस रिंग्स, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है बेटा, ये क्वेश्चन क्या है मैं जरा आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक होता है लाइम वाटर। क्या होता है, लाइम वाटर। ये आपको केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, बायोलॉजी में भी पूछा जाता है, बहुत कॉमन सवाल है। लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम OH का होल ट्वाइस। ये आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री की तरह लग रहा होगा। अगर आपसे कहेगा कि लाइम वाटर रखा हुआ है और आप उसमें फूंक मार दो, तो क्या लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, तो आप कहोगे लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा।
क्योंकि जैसे ही लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पड़ता है वो बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट और ये होता है मिल्की। ठीक है, तो आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो वो मिल्की क्यों हो गया। ठीक है, या फिर लाइम वाटर में जब आपने फूंक मारी तो ऐसा कौन सा कंपाउंड बना जिसकी वजह से आपका लाइम वाटर मिल्की हो गया। तो आपको इसका नाम लेना होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, CaCO3। और लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। इतनी बातें आपके बारे में पूछी जाती है। एक और क्वेश्चन जो पिछले साल से बहुत ट्रेंड में है, पिछले 2 सालों से, कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में कौन जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करता है। तो आप कहोगे एक्वाटिक वाला जल्दी ब्रीदिंग करता है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीद एट फास्टर रेट। क्यों ऐसा होता है सुनना। पानी में क्या होता है ना, ऑक्सीजन हवा की मात्रा में बहुत कम होता है। पानी में ऑक्सीजन बहुत कम है, हवा में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो हम लोग आसानी से सांस ले लेते हैं, आसानी से आराम आराम से सांस लेते हैं। लेकिन पानी के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम है, तो उनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, ऐसे जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है ताकि ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन उनके अंदर आए। इसलिए कहते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीद एट फास्टर रेट। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म तेज तेज सांस लेते हैं ताकि उनके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन आ सके। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम है हवा की अपेक्षा। ओके, तो इतनी बातें हैं आपके रेस्पिरेशन टॉपिक में। हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। हमें उसके लिए 2 लेक्चर की जरूरत होगी, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। 1 बाय 1 करके वो भी टॉपिक हम फिनिश कर लेंगे। ओके, मैं कोशिश करूंगी आज ही आपको उस पर लेक्चर मिल जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।